चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अच्छी फसल लेने के लिए करें अमरूद के बाग में ये जरूरी कार्य। किसान कैसे बनाए अच्छी क्वालिटी का गुड़। अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई अमरूद की बागवानी करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें बागों में उतनी पैदावारी नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, जिसका प्रमुख कारण बाग की उचित समय पर सही तरीके से देखरेख नहीं करना है। इसीलिए किसान भाइयों, आप अमरूद के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने के लिए किस तरह से करें बाग का सही तरह से प्रबंधन, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SPS सोलंकी से। अमरूद में हमने ध्यान रखना होता है कि हर साल जो वार्षिक काट छांट है वो हमने करनी है, क्योंकि वार्षिक काट छांट के बिना उसमें फ्रूट नहीं आएगा। क्योंकि अमरूद में कट लगाने के बाद जो नई शाखाएं फूटती हैं, जो नई ब्रांचेस आती हैं, उन्हीं में नई शाखाओं में फ्लावर बनेगा और उसी में फ्रूट लगेगा। तो हमने ये विशेष ध्यान देना है कि कोई भी जो अमरूद का बाग है उसमें बिना प्रूनिंग के हुए आपको प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं आएगी। किसानों का सवाल होता है कि हमने प्रूनिंग किस समय पे करनी है, प्रूनिंग में कौन सी ब्रांचेस कट करनी है, वो हमने ध्यान देना है। तो किसान भाई ये विशेष ध्यान रखें, महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बरसात का फ्रूट लेना है तो फरवरी में कटिंग करनी है, अगर आपको ठंडियों का फ्रूट लेना है तो आपको मई के अंदर कटिंग करनी है। कुछ वैरायटियां ऐसी भी हैं जिसमें हम सिर्फ वन टाइम प्रूनिंग रिकमेंड करते हैं और आपको दोनों सीजन में फ्रूटिंग आती है। तो कुछ वैरायटी हैं जो शॉर्ट स्टेचर वैरायटी और कई तरह की जो वैरायटी आपको मार्केट में आ रही हैं, नई वैरायटीज़ हैं, उसमें हम देखते हैं कि आपको फरवरी के अंदर आप वन टाइम प्रूनिंग करोगे, उससे जो ग्रोथ आएगी वो आपको दोनों सीजन में फ्रूट देगी। कटिंग के लिए ज़रूर विशेष ध्यान दें, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि आपको जो पेंसिल थिकनेस की ब्रांच हैं, जो पेंसिल की मोटाई की ब्रांचेस है, उनमें कट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कटिंग दे सकते हैं। जो एक आपकी जो उंगली होती है, एक फिंगर है, उसके थिकनेस की ब्रांचेस को कट दे सकते हैं। फिर आपको दूसरी चीज़ ध्यान देनी है, कटिंग करने के तुरंत बाद अगर बहुत मोटी शाखाएं, अगर आप कोई कैनोपी को मैनेज करने के लिए किसी मोटी शाखाओं में आपने कट लगाया है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा दें। और अगर आपने सिर्फ प्रूनिंग की हुई है, पेंसिल थिकनेस की ब्रांचेस अगर आपने कट की हुई है, तो आप विशेष ध्यान दें 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दे बाग में, जिससे किसी तरह से फंगस का अटैक ना हो। अगर हम अमरूद में सिंचाई की बात करें तो अगर आपको प्रूनिंग के बाद हमको तुरंत सिंचाई की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, तो आप रेगुलर सिंचाई करें और कोशिश ये करें जब तक आपकी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग, जब फ्लावर आने का समय है और फ्रूटिंग आने का समय है, तो आपने बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावर आ रहा हो उस समय आपने एकदम पानी नहीं देना है, क्योंकि फ्लावर झड़ने की समस्या आ जाती है। कटिंग के बाद आपने एक बार पानी देना है। उसके बाद जैसे ही फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मटर के दाने का आकार का फ्रूट बन जाता है, उसके बाद आपने रेगुलर इरिगेशन 8 डेज इंटरवल में आप इरिगेशन देना स्टार्ट कर दें, जिससे बाग में ये नहीं है कि आपने पानी कितना देना है। बाग में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि बाग स्ट्रेस की कंडीशन में ना आए, बाग में किसी तरह की पानी का स्ट्रेस ना हो जिससे फ्लावर झड़ने की या तो फ्रूट झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाए। कटिंग करने के बाद ये ज़रूर ध्यान देना है जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र की डोज है और जो खाद की डोज है वो एक बार ज़रूर आप पौधों में दें, जिससे नई ग्रोथ अच्छी तरीके से आए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की। तो अगर आपको अमरूद के बाग से बरसात की फलन लेनी है तो इस समय वृक्षों की कटाई छटाई के बाद सड़ी गोबर की खाद 50 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम 1.25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 600 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रयोग करें।
और जुलाई अगस्त में सिंगल सुपर फास्फेट की 1.25 किलोग्राम मात्रा और म्यूरेट ऑफ पोटास की 600 ग्राम मात्रा का प्रयोग करें, जिससे आपको वृक्षों से अच्छी उपज मिलेगी। फिर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है, बहुत सारे किसानों की समस्या होती है कि जो नई कोपलें आती हैं उनके झड़ने की समस्या आने लगती है कि जो नई कोपलें आएंगी वो जी भूरी सी हो जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें, रेगुलर ऑर्चर्ड में महीने में कम से कम 2 बार कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो मिक्सचर का स्प्रे आता है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बाग में स्प्रे करते रहें, जिसमें किसी तरह से ब्रांचेस के सूखने की, पत्तियों के सूखने की समस्या ना आए। साथ में एक समस्या और आती है कि किसान भाई बोलते जी फ्रूट फ्लाई ट्रैप कब लगाना है। अगर चौमासे का फ्रूट अगर आप ले रहे हो, बरसात का फ्रूट, तो कहीं ना कहीं फल मक्खी का प्रकोप आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो किसान भाई ये ज़रूर करें, जैसे ही मटर के दाने के आकार का फ्रूट अमरूद का सेट हो जाए, साथ के साथ ही 1 एकड़ में 16 फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा दें, जिससे फल मक्खी का प्रकोप हम कम कर सकते हैं और एक आधा स्प्रे हम करके फल मक्खी को बागों से दूर भी रख सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके अमरूद के बाग में फल मक्खी का प्रकोप अधिक देखने में आए तो आप अमरूद के वृक्षों पर फल लगने के बाद मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर दें, जिससे आप फल मक्खी कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों को मेरी यही सलाह रहेगी कि बाग जो है आप सिर्फ ऐसे ही छोड़ दें कि बाग में हमने कुछ नहीं करना है और उसमें आपको फ्रूटिंग लगे, बिल्कुल नहीं है। बाग का पूरे 12 महीने का शेड्यूल है, कब क्या करेंगे, उसके पश्चात ही आपको कुछ ना कुछ फ्रूटिंग मिलेगी और अच्छा रिटर्न आएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में गन्ने की कटाई चल रही है और इससे अच्छा लाभ लेने के लिए कई किसान गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं। तो स्वच्छ गुड़ बनाने के लिए आप कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें ताकि आप अच्छी क्वालिटी का गुड़ बना सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ अनुपम अमिताभ। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तम गुड़ के प्रमुख लक्षण की। तो गुड़ का रंग सुनहरा, पर्याप्त ठोसपन के साथ खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त ईख के प्रभेद का चुनाव, कटाई के उपयुक्त समय की पहचान तथा कटाई का सही तरीका मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही रस उबालना, रस की सफाई और गुड़ का समुचित संरक्षण भी अहम पहलू है। सर्वप्रथम गुड़ बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है उचित प्रभेद का चयन करना। उचित प्रभेद है जिसमें BO 91, BO 138, BO 139, COP 112। स्वच्छ गुड़ के लिए उन्नत और सही प्रभेदों का चयन करें, साथ ही फसल में निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच जरूर करें। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर इस मीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान लें कि गुड़ बनाने के लिए गन्ना परिपक्व हो गया है। कटाई करने के लिए धारदार औजार का भी इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग के शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों को कटाई कर गन्ने को साफ कर लें।
याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। जब हम लोग गुड़ के बनाने के लिए जब प्रभेद का चयन करते हैं, उसके बाद तुरंत ही हम लोग उसके पेराई में जाते हैं। तो पेराई करने के लिए 2 तरह के क्रशर आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्रशर है और एक वर्टिकल क्रशर है। हॉरिजॉन्टल क्रशर जो है वो रोलर पे, मीन्स अगर जो रोलर है वो हॉरिजॉन्टल है तो उससे हम लोग 2 से 3% ज़्यादा, वर्टिकल से ज़्यादा हम लोग रिकवरी करते हैं। क्रशर के बाद जब हम लोग पेराई कर लेते हैं तो उस रस को हम लोग छलने से छानकर और सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तत्पश्चात हम लोग IISR मॉडल जो है वो 3 पैन सिस्टम, जिसमें 3 कड़ाह की भट्टियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रस हम लोग पेराई के बाद जो रस आया उस रस को पंप के द्वारा हम लोग उस कड़ाह में भेजते हैं। तत्पश्चात जो भी रस है उस रस को हम लोग निर्मलीकरण के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का उपयोग करते हैं। रस में जो अशुद्धियां हैं, जो भी मैल है, उसको निकालने के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का यूज करते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सुखलई है, देवला है, भिंडी है, उसके बाद जो भी हमारे मूंगफली के बीज हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भिंडी के जड़ और तने को हम लोग 150 ग्राम तने या जड़ को लेके हम लोग पानी के साथ उसको भिगो देते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम लोग एक चिपचिपा द्रव्य बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार उस रस में मिलाते हैं, जिस समय कि रस थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो मैल है, स्कम है, वो ऊपर आने लगता है। जैसे जैसे आपका जो रस है वो गर्म होगा तो वो गंदगी ऊपर की ओर आने लगेगी। तो हम लोग उसे छलने से छानकर स्कम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। तत्पश्चात जूस की जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है उस समय ये खासा ध्यान रखा जाता है कि जूस जो है वो अच्छी, रस है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे खासा ध्यान देना है। क्योंकि जिस समय जूस की सफाई बहुत अच्छे से होगी तो तत्पश्चात अब उसकी भंडारण या उसका जो रंग है वो काफी अच्छा होगा। जब रस का तापमान 103 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीमीटर अरंडी या फिर मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी की जलने की खतरा कम हो जाती है। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। जब तापमान 118 से 120 तक हो जाता है तो चाशनी वाले कढ़ाई को उतार लेते हैं, लेकिन इसके पहले जांच कर लें कि गुड़ के लिए चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है या नहीं। जांच करने के लिए चाशनी में गुड़दम डुबाकर अच्छी तरह से ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि उसमें चाशनी लटकने लगती है। अगर चाशनी से रेशम जैसा महीन तथा लंबे सूखे सूत जैसा हवा में उड़ने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि गुड़ तैयार हो गया है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधों से प्राप्त रस जमता नहीं है। इसके लिए 5 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं उस कड़ाह से। निकालने के लिए हम लोग जो है आयताकार लकड़ी की जो आयत बना होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो हल्के रंग का रंग आने के बाद हम लोग गुड़ को जो है सांचे में भेज देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांचा भी अलग अलग तरह का उपलब्ध है, जैसे कि ईंटनुमा है, आयताकार है, घनाकार है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्यूब शेप में गुड़ को जो हम लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो सांचे में जाने के बाद हम लोग 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसी सांचे में, और उस सांचे से फिर 45 मिनट के बाद हम निकालते हैं और जो गुड़ हम लोग को मिलता है वो एक अच्छे क्वालिटी, उत्तम प्रकार की गुड़ उपलब्ध हो जाती है। तत्पश्चात दूसरी जो बात है वो है इसके भंडारण के लिए, इसको स्टोरेज के और पैकेजिंग के लिए। तो नॉर्मतः हम लोग जैसे स्टोरेज है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि गुड़ हमारा जो गुड़ है वो 1 साल तक उसी कंडीशन, उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे। तो हम लोग आज जाने की किस तरह से उत्तम प्रकार के गुड़ का उत्पाद कर सके एवं इसके रखरखाव में क्या क्या चीज ध्यान देना है उसके बारे में। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में गेहूं की फसल बालियों में दाना भरने की अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल में कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप हो सकता है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए फसल को इन रोगों से बचाना जरूरी है। तो गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। आज जो है हम गेहूं की फसल में जो है फसल प्रबंधन पर जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकार की बीमारियां आने की संभावनाएं जो है निरंतर बनी हुई है। तो मैं पहले जो है गेहूं में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में जो है कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही कि रतुआ की समस्या, जिसको पीला रतुआ होता है, काला रतुआ होता है और भूरा रतुआ होता है, जिसको रस्ट भी बोला जाता है। तो मुख्य रूप से होता है काला रतुआ और भूरा रतुआ की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि जो काला रतुआ होता है मध्य भारत में पाया जाता है, वो उसमें चॉकलेट रंग का जो होता है उसमें पिस्टूल बनते हैं, मतलब छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, धारियां नुमा बनती हैं और शुरुआती दौर में यह केवल पत्तियों में पाई जाती है। इस पे उभार होता है, लेकिन अगर इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, अगर मान लीजिए, तो यह जो होता है डंठल तने तक भी यह पहुंच जाता है और पौधे में क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उसको रोक देता है, पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा जो होता है वो मुरझाकर नीचे गिर जाता है, पत्तियां और डंठल भी। ये रोग जनक मृदा में रहता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। इसके नियंत्रण के लिए जो है मुख्य रूप से प्रोपिकोनाजोल नामक दवा जो होती है, इसकी 1 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या टेबिकोनाजोल जो होती है उसकी 1 ग्राम मात्रा को भी जो है 1 लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है हम गेरुआ या रतुआ रोग, जिसको हमारे कृषकों के द्वारा बोला जाता है, उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है दूसरा गेहूं की मुख्य बीमारी जो है कड़ुआ रोग, जिसका बोला जाता है, जिसको फॉल्स स्मट भी बोलते हैं। इसमें आप यह देखेंगे यह एक तरीके का बीज जनित रोग है। जब हम कृषक जो है बीजों को जब हम बुआई के समय जो है कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या ट्राइकोडर्मा बिर्डी के द्वारा या विटावेक्स के द्वारा अगर जब बीज को उपचारित करके नहीं बुआई करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जब दाने जो होते हैं बालियां में जब बनती हैं, तो दाने जो होते हैं एकदम काले रंग के हो जाते हैं, पाउडर के रूप में हो जाते हैं। उसी कारण जो होता है उत्पादकता बहुत ही कम हो जाती है। यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोगजनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोगजनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको हम बताना चाहेंगे, कभी भी जब बुआई करनी हो तो निश्चित रूप से हम बीज को उपचारित कर ही बुआई करें। गर्मी के दिनों में जो है हम गहरी जुताई जरूर करें। और जो जैसे हमारा अगर जैविक के रूप में है तो जैविक में जो है ट्राइकोडर्मा बिर्डी की जो है 4 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित कर ही हम उपयोग में करें। या अगर रासायनिक दवाओं में जाते हैं तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के साथ जो होता है उसकी 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित करके लगाएं। इसके अलावा जो होती है कल्चरल मेथड भी होता है, जिसे पारंपरिक विधि भी होती है, जिसमें अगर जिन पौधे की बालियां अगर आपको इस तरीके से काले रंग की दिखाई देती हैं तो उसको पन्नी में ढककर उसको तोड़ लें और किसी गड्ढे में जला दें या उसको गड्ढे में जो है गाड़ देते हैं। इससे क्या होगा, उसके जो स्पोर है वो उड़ेंगे नहीं हवा में और दूसरे जो गेहूं की
किस्में हैं या अन्य जो क्षेत्र में है उस पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। और अगर खड़ी फसल में कड़ुआ रोग हमें अगर दिखाई देता है तो इस समय जो होता है ट्यूबिकोनाजोल जो नामक दवा है उसकी 1 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से कड़ुआ रोग को बचा सकते हैं। अब मुख्य रूप से जो गेहूं की फसल में तीसरी बीमारी है वह है पाउडरी मिल्ड्यू भी जी है, कई क्षेत्रों में देखने को मिल। तो आप देखेंगे इसकी पहचान बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि पत्तियों पे जो होता है सफेद पाउडर आपको देखने को मिलेगा या कई बार तने पर भी जो है सफेद पाउडर आपको देखने को मिलेगा। और यह क्या होता है, अगर इसका प्रभाव अधिक होता है तो यह पीले रंग का होने के बाद जो है पौधे को पूरा मुरझा देता है और इसके कारण जो है उत्पादकता कम हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से किसान भाइयों घुलनशील सल्फर की जो है 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव कर सकते हैं या प्रोपिकोनाजोल नामक दवा जो होती है उसकी 1 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में अगर घोलकर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम हमारा जो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है उसका भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा बताई गई जो भी वैज्ञानिक तकनीकी है उसमें जो पारंपरिक विधियां भी हैं, जैविक विधियां भी, अगर समन्वित रूप से इन सभी विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है लागत भी कम आएगी और हमारे कृषकों को जो कीट बीमारियों का नियंत्रण करके जो है हम उत्पादकता जो है अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव समरी, जिला भरतपुर के वीरेंद्र कुमार ने। आपने बकरी की जमुनापारी नस्ल के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है। हमारे देश में बकरियों की लगभग 20 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और उस्मानाबादी नस्लें प्रमुख हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे, नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात